नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टिप्स सिटी डीएलएड की तैयारी में। दोस्तों, कल हमने बात की थी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर राजन सीरीज़ 2021 के मैथ की चतुर्थ पेपर जो है आपका, है ना, फोर्थ पेपर, उसको हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने जो कल करवाया था आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, वहाँ पे पूछ रहा था आपका cos a बराबर 90 दिया हुआ है। दिखा देती हूँ मैं आपको। हाँ, ये सवाल दिया हुआ था cos a बराबर कितना है, 0 है, तो a का मान कितना होगा। तो मैंने कल आपको बताया था, मतलब ये cos a की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि cos की ही बात करेंगे हम। तो cos 90 का मान होता है 0, लेकिन कल मैंने मतलब है तो cos ही, बट हाँ बाई मिस्टेक मेरे मुँह से बस ये निकल गया था कि sin 90 माइनस बराबर 0 होता है। तो ऐसा नहीं, इसको ध्यान रखिए, छोटी सी मिस्टेक है कि बस मैंने cos की जगह पे sin को बोल दिया था, बट ऐसा है नहीं, cos 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 90। ठीक है, आंसर तो यही था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी मैथ में, चाहे वो बहुविकल्पी हो, लघु उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुविकल्पी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। उतना टाइम बहुविकल्पी में भी लगेगा और उसमें भी लगेगा, डिपेंड करता है आपका सवाल। जैसे आपको पता है कि अदर सब्जेक्ट में बहुविकल्पीय में सिर्फ आपको निशान लगाना होता है ना, और लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी में लिखना होता है। बट मैथ में ऐसा है कि सॉल्व को आपको दोनों जगह पे ही करना पड़ेगा, है ना, दोनों जगह पे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक बात कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ यहाँ पे कि वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पेज पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस पेज पे हम ढंग से समझते हैं क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है, मतलब वृत्त का एरिया बराबर कितना दे रखा है इसने, 8800। ठीक है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपसे पूछ रहा क्या रहा है, आर पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है 2πr। ठीक है, 2πr होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो 2πr क्या है, ये क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल ही तो है। तो क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2πr बराबर कितना दे रखा है, 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सबको पता होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू को रख देते हैं सीधे, 2 की जगह पे 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई पाई की जगह पे क्या रख देंगे, 22/7। ठीक है, आर की जगह पे आर रखेंगे, और ये हो जाएगा आपका 8800। ठीक है, अब देखिए, अब सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ जाएगा। 44/7 गुणा आर बराबर 8800। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि दोस्तों, कोई भी संख्या अगर इस साइड में प्लस में लिखी हुई है, इसका पक्षांतर करते हैं, वो इस साइड जाकर माइनस में हो जाती है। कोई भी संख्या इधर माइनस में लिखी है, उसका पक्षांतर करते हैं तो वे इधर जाके प्लस में हो जाती है। अगर कोई भी संख्या इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर इसका पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, और अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में वो हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे। तो आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप आर को एक साइड रख लीजिए। मैंने आपको अभी जैसे बताया कि अगर हम पक्षांतर करते हैं, कोई संख्या प्लस में रहती है तो इधर माइनस में हो जाती है, माइनस में होती है तो इधर हम पक्षांतर करते हैं, प्लस में हो जाती है, मल्टीप्लाई में होती है तो इधर डिवाइड में हो जाती है, और अगर इस साइड डिवाइड में होती है, पक्षांतर करने पर मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आर रखा। अब आपको पता है कि ये जो 7 है आपका, 7 इधर डिवाइड में है, तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको जो 44 है, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये ऊपर है, 44/7 है, मतलब 44 मल्टीप्लाई में है, 7 आपका डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला इधर आया, मल्टीप्लाई में हो गया, जैसा कि ये आपने कॉन्सेप्ट पर रखा है। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में हो गया, और ये जो 44 है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करेंगे तो 44 × 44, 44 दूनी 88, यहाँ पे मतलब आया 200 × 7। नेक्स्ट पेज में करते हैं दोस्तों हम।
हाँ, तो क्या आता है आपका 200 मल्टीप्लाई 7, ये आपकी बराबर आर यही आया था। ठीक है, तो 2 सतह कितना हो जाएगा 14, 1400 हो गया। अब हम 1400 को लिख क्या सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 20 गुणा 20 गुणा 7, है ना। मतलब 20 20 हम कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई 7, है ना। तो इसको तो रहने दीजिए, आप इसको मत ध्यान में रखिए। 20 20 मतलब ये वर्ग बन गया, मतलब ये 20 हो जाएगा आपका बाहर, और ये 7 बचा तो 7 आपका हो जाएगा रूट में। ठीक है, तो ये आपका आ गया आर की वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या था सवाल। तो ये रहा आपका पहला सवाल। वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल कर आ गई हमारी, वृत्त की त्रिज्या निकल कर आ गई 20 का डी में 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, हल के लिए है। तो मतलब इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ये आपका गुणनखंड का सवाल है, इसको भी हम बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को मतलब ढंग से मतलब सही से देखिएगा और समझते चलिएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो सवाल क्या है, 2x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये है सवाल, देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करते हैं। इसको आप बहुत ही अच्छे समझिएगा दोस्तों। देखिए, इस तरीके का जो सवाल होता है हम उसको गुणनखंड का सवाल बोलते हैं। और कैसे करते हैं कि हमें क्या करना होता है, ये जो आपको संख्या दिख रही है, ठीक है, 2x दिया हुआ है और इधर क्या दिया है 1, तो हमें ये वाली जो संख्या है इस संख्या और इस संख्या का गुणा करना होता है। इन संख्या का गुणा करने पर जैसे हमने इनका गुणा किया, 2 1 2, तो अब 2 और 1 मतलब 2 इनके गुणनखंड मिल गए। तो इन दो गुणनखंड को या तो जोड़ें या तो घटाएं, ऐसा करने पे बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अब बीच में सिर्फ x लिखा हुआ है, मतलब इसके बगल में क्या है 1 छिपा हुआ है। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आपको लेके दिखाती हूँ। ठीक है, अब ये वाला सवाल लेके हम इससे आपको समझाते हैं कि मैंने कहा देखिए 2 और 3 मतलब इनका आप क्या करिए, गुणा करिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब हमने कहा 2 तिहाई 6, या तो आप ऐसा समझिए कि ये जो आपका 6 आ गया, इसका आप ऐसा फैक्टर बनाइए, ऐसा फैक्टर बनाइए कि या तो दोनों गुणनखंडों के जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जैसे हमने कहा 2 तिहाई 6, तो 2 3 को या तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए या तो 2 3 को घटाने पर। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इसको आप ढंग से समझ लीजिए। जैसे मैंने दूसरा सवाल ले लिया यहाँ पे 3x² माइनस x माइनस 2। ठीक है, तो अब देखिए 3 दूनी 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी मतलब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अब या तो 3 2 को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए या तो 3 2 को घटाने पर। तो यहाँ तो देखिए 3 और 2 जोड़ने पर आ रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 3 और 2 घटाने पे। यहाँ पे अगर 3 माइनस 2 लिखेंगे तो बात वही आएगी। ठीक है, तो इसको ही कहते हैं हम फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड। दो गुणनखंड आप ऐसा ढूंढिए जिसको या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। तो हमारा सवाल क्या था, लिख लेते हैं। हमारा सवाल था 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 1 का हमें क्या करना है, गुणा करना है। अब आप करेंगे 2 1 का 2, तो 2 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, लेकिन 3 बीच में है नहीं है। और 2 और 1 को अगर घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जो कि 1 बीच में है। तो हम इसी फैक्टर को उठाते हैं 2 माइनस 1। ठीक है, तो अब 2x² को आप सीधे लिख दीजिए। ठीक है, माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1 और बाहर लिख देंगे x, और बराबर जो -1 लिखा है इसको हम लिख देंगे। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जिस फैक्टर को हम लेते हैं अगर हमें जोड़ने पे आ रहा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ऐसा लिखा होता कि यहाँ पे 2 1 का 2, यहाँ पे 3x होता, तो हम क्या करते, तब यहाँ पे हम 2 + 1 लिखते। लेकिन सिर्फ x है तो हम क्या लिखेंगे, समझ रहे हैं ना आप दोस्तों। जैसे जिस तरीके से होता 2x² + 3x + 1 अगर होता, तो देखिए 2 1 का 2 और 2 1 3,
तब हम यहाँ क्या करते हैं, तब हम यहाँ पे 2 + 1 लिखते हैं ब्रैकेट में। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2x² माइनस x है माइनस 1 है, मतलब 2 और 1 का गुणा कर रहे हैं तो 2 1 को घटाने पर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 - 1 लिखेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। क्या था सवाल, 2x² माइनस x माइनस 1। अब हमको पता है 2 - 1 हमने ले लिया। अब इसको 2x² लिख दीजिए माइनस यहाँ पे 2 - 1 और x माइनस 1 लिख दीजिए। ठीक है, आपको पता है कोई भी संख्या जिस तरीके से लिखी हुई है, जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा, ठीक है, और अंदर मैंने लिख दिया 2 + 1, तो हम क्या करते हैं, चलिए जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मैंने 2 लिख दिया और अंदर लिख दिया x + y, तो हम क्या करते हैं, इस 2 का गुणा पहले x में करेंगे, मतलब 2x प्लस फिर 2 का गुणा y में करेंगे, मतलब 2y, इस तरीके से लिखते हैं, तो है ना। तो अब इसका भी हम ऐसे ही गुणा करेंगे। ये जो बाहर आपको x दिख रहा है, इससे हम गुणा करेंगे, 2x को ऐसे ही लिख देते हैं माइनस, इस x का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बाहर ब्रैकेट है, एक बात ये भी आप जान लीजिए कि जब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो और जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का सिंबल क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जैसे यहाँ पे +2 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर प्लस में हो जाएगा। ब्रैकेट चेंज करने पर सिंबल भी बदल जाता है। तो यहाँ पे -2 है, यहाँ पे हम गुणा करेंगे, -2x हो जाएगा, -2x तो रहेगा ही रहेगा। फिर इस x का गुणा 1 में करिए, तो ये माइनस है, ये माइनस है और माइनस है, माइनस माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर अंदर का सिंबल बदलेगा। जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस होगा, है ना, यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन अब इस माइनस प्लस को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, -x - 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब इस 2x² - 2x में कॉमन ले लेंगे हम, 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x - 1। अब यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे देखिए ना तो यहाँ पे कुछ है ना तो यहाँ पे कुछ है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा। अब जब बाहर से हमने माइनस को हटा लिया तो अंदर आपका क्या बच गया, x - 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया था कि 2x को हम कॉमन लिए तो अंदर x - 1 बचा, +1 को कॉमन लिए तो x - 1 बचा। अब दोनों साइड क्या कॉमन है, x - 1 कॉमन है, x - 1 जब ले लिए तो 2x + 1 बच गया। ठीक है, 2x + 1। ठीक है, अब x - 1 मतलब x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x + 1 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस इधर में जाएगा तो -1, और x बराबर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, -1/2। तो x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई, कौन कौन से आई, 1 और -1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, हमारा भी आंसर आया था 1 और -1/2। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, कि संख्या 1464 और 1 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। आपको पता है वर्गमूल जैसे हम बनाते हैं, हमने लिखा है 7 8 5 9 2, तो हम वर्गमूल में क्या करते हैं, 2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कितने अंक के जोड़े बनेंगे, पहला तो हमारा बनेगा यहाँ पे 1 4 का, फिर 4 6 का, क्या क्या लिखा है, 1 4 6 4 1, मतलब एक जोड़ा, 2 जोड़ा और ये अकेला बच गया, है ना। तो यहाँ पे कितने जोड़े बन रहे हैं, मतलब 3 का बन रहा है। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि संख्या में कितने वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगी, तो अंकों की संख्या यहाँ पे हमने बताया 3 जोड़ा बना रहे थे, 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चतुर्भुज के किन्हीं तीनों कोणों का योगफल 285 है, जो चौथे कोणों का योगफल क्या होगा। इसको हम ढंग से पेज पे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा था कि मतलब किसी 3 कोणों का योगफल, मतलब एक चतुर्भुज है, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज दिया गया है, मान लेते हैं ये हमारा कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है और ये हमारा डी है। 3 कोणों का योगफल बताया है और 4 पूछ रहा है। समझ लीजिए कि एंगल ए दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना दिया है हमें, 285। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, एंगल डी पूछ रहा है। ठीक है,
मैंने आपको कल भी बताया था दोस्तों कि ये जो चतुर्भुज होता है इनके अंतः कोणों का योगफल हमारा क्या होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 होता है। तो 1, 2 और 3 दे रखा है, चौथा पूछ रहा है। दिया किसका है तो पहले तो हम जो रूल है उसको लिख लेते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब ये तीन कोणों का मान दे रखा है 285, तो इन तीनों के जगह पर हम क्या लिख देंगे 285 लिख देंगे। और एंगल डी का मान नहीं दिया है तो एंगल डी यहाँ पे लिख देंगे और बराबर 360 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि एंगल डी को एक साइड कर लेंगे, एंगल डी बराबर 360 और ये प्लस में है इधर तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 360 माइनस 285। तो जब 360 में से 285 घटाएंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, तो जो चौथे कोण का मान निकल कर आ गया डी हमारा क्या आ गया 75 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन कौन सा होगा आपका, तीन कोणों का मान इतना था 285, तो हमने चौथे कोण का मान निकाल लिया, आपका क्या हो गया 75 डिग्री। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। जैसे हमने कहा 3, तो 3 को आप 1 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और किसी से काट सकते हैं नहीं। ये क्या हो रही है, नहीं हो रही है। हमने कहा 4, तो 4 1 से विभाजित हो रही है, अब खुद से भी विभाजित हो रही है और संख्या 2 से विभाजित हो रही है। मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए वो भाज्य होती है, और जो स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो तो वो क्या होती है, अभाज्य होती है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी। तो एक पासा को जब हम फेंकते हैं तो उसकी जो समष्टि मतलब होगी वो एक ही बार एक होगा, है ना। तो इसकी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 0.00008 का घनमूल क्या होगा। तो मैंने आपको बताया कि घनमूल में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला सवाल मैंने कल भी आपको करवाया था। घनमूल का मतलब क्या होता है कि पावर 3, मतलब मैंने जैसे मैंने कहा 2 का पावर 2 है तो ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। 2 का पावर 3 है मतलब इसका घनमूल हो गया, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, मतलब 3 बार होता है। तो यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि 0.00008 है ना। पहली बात तो 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। पहले इस 1 का घनमूल तो आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 मतलब आप 1 2 देखिए कितने नंबर हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब यहाँ पे आपका 2 2 जोड़ा बनाइए। ऐसे 2 2 जोड़ा बनाएंगे तो लास्ट में आपका क्या बच रहा है, 0.8 बच रहा है। और 8 का मैंने क्या निकाला, 2 निकाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.02, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे दे रखा है 0.02 ऑप्शन, हाँ दे रखा है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 0.02 दोनों का मतलब एक ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ी सी कुछ दिक्कत हो रही है, पेज बार बार चेंज हो रहे हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझिए। यहाँ पे आपका लघु उत्तरी और बहुविकल्पीय सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे। और मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो और अदर सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको बहुविकल्प में टिक करना होता है, बहुविकल्पीय में, लघु उत्तरी अति लघु उत्तरी में लिखना होता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चाहे बहुविकल्पीय हो, चाहे लघु उत्तरी हो, चाहे कोई भी प्रश्न हो, लेकिन आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सॉल्व आप कैसे करेंगे, ये आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -4/5 तथा 8/15 का भागफल क्या होगा। तो मैंने कल भी आपको ये सवाल करवाया था कि -4/5 तथा इसका भागफल पूछ रहा है, मतलब इसका बटे में होगा, और 8/15।
ठीक है। तो अब ये अगर ये जो संख्या आपको लिखी हुई है इसको हम इसके बगल में अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो -4/5 तो है ही है, और इसको क्या करेंगे, इसको बगल में लिखने के लिए इसका अपोजिट कर देंगे, मल्टीप्लाई 15/8 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर इसको हम काटें तो 5 × 5, 5 × 3 = 15, 4 × 4, 4 × 2 = 8, और ये माइनस पहले से पड़ा है तो आंसर क्या आ गया आपका -3/2। ठीक है। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन में -3/2, ये आपका ऑप्शन सी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि इस तरीके के सवाल जो लिखे होते हैं ऐसे करके, है ना, तो पहले इनका हमें मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ये इनका जोड़ देते हैं हम, मतलब 8 × 24 और 24 और 3 27। आ रहा है समझ में। देखिए हमने क्या कहा, ऐसे लिखा होता है, इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर हम जोड़ देते हैं। तो 8 × 3 हमने पढ़ा 24, 24 और ऊपर 3 27, मतलब 27/8 हो गया। ठीक है। इसका घनमूल पूछ रहा है। आपको पता है 3 × 3 = 9, 3 × 27, ऊपर वाला किसका घनमूल है, 3 का है, 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे वाला किसका है, 2 का है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ऑप्शन में दिया है 3/2, ये रहा 3/2। ठीक है। आंसर हो गया आपका 3/2। ठीक है। अब ये वाला सवाल समझिएगा कि एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। आपको पता है वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण ये होता है, ये जो इस साइड से बीच में खींचा जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, विकर्ण हो गया, और इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है। इसको हम पेज पे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो देखिए, ठीक है, विकर्ण आपका क्या दे रखा है, 5 कड़ी में 2, ये आपका विकर्ण दे रखा है। अब वर्ग होता क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती, ये दे रखा है आपका 5√2। ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हैं। अगर इसका मान हम x रख दें तो इसका भी x होगा। ठीक है। क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर ही होता है वर्ग में, है ना। और आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए समकोण, किसी समकोण त्रिभुज का, देखिए ये है आपका समकोण त्रिभुज, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। समकोण त्रिभुज मतलब ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और ये जो नीचे होती है इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है। इसको कहते हैं आधार, और इसको क्या कहते हैं हम, लंब। ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। आधार का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, AC, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हमने एक वर्ग बनाया था। ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने कहा था कि मतलब अगर ये दोनों भुजाएं तो बराबर, ये दोनों और ये चारों भुजाएं बराबर है, तो हम इन दोनों को अगर ये वाली को x मानेंगे तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये आपको दिख रहा है सामने, ये है आपका समकोण। तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। तो हमने अभी पढ़ा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण मतलब AC स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। ये आपको हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण क्या है आपका AC स्क्वायर, है ना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है। ये हमने पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC की जगह पे क्या है 5√2, मतलब 5√2 का स्क्वायर बराबर AB की जगह पे हमने क्या रखा है, x रखा है, x स्क्वायर प्लस BC की जगह पे क्या रखा है हमने, x स्क्वायर लिखा है। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 दूनी 50, इसका क्या आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा बराबर 2x स्क्वायर। ठीक है। ये 50 है।
ठीक है, 50 हो जाएगा। अब आपको पता है ये 2 इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 50/2 हो जाएगा। 50/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, 50/2 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर क्या आपका 25 आ गया। तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम, इस स्क्वायर को जब इधर ले जाते हैं तो ये आपका हो जाता है रूट में, मतलब रूट 25 हो गया, है ना। मतलब 25 का रूट, तो रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, रूट 25 का मान क्या होता है, 5 होता है। तो मतलब आपकी ये एक एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, और एक्स की वैल्यू हमने रखा क्या है, ये भुजा ही तो है, ये भुजा ही तो है दोनों वर्ग की, है ना। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी 25। अब ये जो 25, ये तो आपका 5 आंसर आ गया। अब ये रूट 25 को कैसे हमने किया, तो रूट 25 का मतलब हुआ कि 25 का पावर हाफ। ये जो रूट होता है इसका मतलब होता है कि इसका पावर हाफ। जैसे मैंने रूट 4 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 का पावर हाफ। तो अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और हाफ तो पावर है ही है पहले से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पे 5। ठीक है, तो आंसर हमारा 5 आ गया है। ऑप्शन देख लेते हैं अब हम। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा हम 19 सॉल्व कर रहे थे, तो ये देखिए आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। औसत माध्य आपका वही होता है जो आप निकालते हैं, जो औसत माध्य मतलब समांतर माध्य जो आप निकालते हैं सब एक ही होता है। ठीक है, प्रथम 10 विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सम होती हैं। तो पहली हम ले लेते हैं 10 विषम संख्याएं क्या होंगी। पहली 10 विषम संख्याएं हमारी हो जाएंगी, कौन कौन सी लेते हैं दोस्तों हम, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रथम 10 विषम संख्याएं लिख ली है, 1 3 5 7 9 11 15 17 19 21। ठीक है, तो आपको पता है कि समांतर माध्य या माध्य क्या होता है कि सिग्मा मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल पदों का योग। आंसर क्या होता है, सिग्मा एक्स एफ होता है। हम आपको एकदम सिंपल लिखवा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कुल पदों का योग, है ना, कुल पदों का योग बटे क्या होता है, बटे होता है आपका, बटे होता है पदों की संख्या। ठीक है, क्या होता है, पदों की संख्या। तो कुल पदों का योग देखिए क्या हो जाएगा, चलिए जोड़ते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 4 20 5 25, 1 26, 10 36, 37 38 39 40, 10 50 5 55 हो गया आपका ये। 55 में हम 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 2 62 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 में अब हमने अगर 9 जोड़ा तो क्या हो गया हमारा, दोस्तों यहाँ पे 100 नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे 13 को मैंने गायब किया, देखिए। ठीक है, लिखते हैं फिर से। दोस्तों वहाँ पे मैंने 13 नहीं लिखा था इसलिए दिक्कत मतलब नहीं आ रहा था सवाल। देखिए 13 को मैंने गायब किया था। अब देखिए हमने यहाँ पे मतलब विषम संख्या लिख ली है 10, तो इसको जोड़ देते हैं। 1 और 3 4, 4 और 5 9, और 9 और 7 16, 16 4 20 5 25 हो गया, 26 10 36, 37 38 39 49 हो गया, 50 4 54, 54 और 64 हो गया, 65 66 67, 68 69 70 71 10 81 हो गया, और 81 19 कितना हो गया आपका 100 हो गया। मतलब ऊपर क्या आ गया आपका 100 आ गया। पदों का योग, पदों की संख्या तो आपको पता है 10 है। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसका माध्य क्या आ गया 10 आ गया। ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, 0 0 1 2 3 4 में बहुलक कौन है। मैंने आपको कल बताया था कि जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार होती है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे 0 2 बार आया है ना, 0 2 बार आया है, तो बाकी सब संख्या एक बार आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माध्यिका क्या होता है, माध्यिका मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 22 2 6 10 4 8 माध्यिका पूछ रहा है। तो माध्यिका डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है कि 2 6 10 4 8। पहले तो मैंने आपको बताया कि इस संख्या को आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। मैंने पहले लिख लेती हूँ मैं, 2 6 10 4 8। ठीक है, इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10। ठीक है, ये आपका हो गया, तो आरोही क्रम में लिख लिया। अब आरोही क्रम में होता क्या है, पहले हमको पदों की संख्या लिखनी होती है। ठीक है, मतलब n/2 इसका मान क्या होता है, n/2 माध्यिका अगर हम निकालते हैं, अगर ऊपर की संख्या मतलब
अगर ये सम संख्या होती है तो n/2 लिख लेते हैं, और अगर यहाँ पे ये संख्या जैसे 1 2 3 4 5 विषम संख्या आई तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n+1/2 करेंगे। ठीक है, ये विषम संख्या के लिए होता है, ये सम संख्या के लिए होता है। जैसे अगर 4 ही संख्या होती तो ये वाला हम यूज़ करते, लेकिन यहाँ 5 संख्या विषम है तो n+1 मतलब 1 2 3 4 5 5 है तो n मतलब 5 + 1/2 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6/2 मतलब 3 आ गया। 3 मतलब तीसरे पद का मान, तो 1 2 3 तीसरे पद पे कौन है 6 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 की घात 7 का मान कितना होगा। तो 2 की घात 7 ये आपको बहुत ईजी है। 2 की घात 7 यहाँ पे आप रखिए और निकालिए 2 की घात 7। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, इसका सीधे सीधे मान आ गया 128। ये तो बहुत इजी है। ठीक है, 128 दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया हुआ है। ये हो गया आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों कल हमने 10 क्वेश्चन की बात की थी, आज हमने 13 क्वेश्चन की बात की थी। आई होप कि आपको बहुत सारे चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और पर ये वाला जो आपको सवाल है, मुझे पता है कि ये वाले सवाल में आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, बट कोई नहीं दोस्तों, अभी आप कर लीजिए यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, तो अभी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम टेट के लिए मैथ की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं ढंग से आपको और अच्छे से, ठीक है, टैब पे वहाँ पे समझाऊंगी। अभी तो मैंने बस फ़ोन यूज़ किया है और अभी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, पता है, बट कॉन्सेप्ट वाइज आप सपोर्ट कीजिए और हम सामने मतलब वीडियो बनाएंगे और टेट की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मैथ वहाँ पे हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ठीक है, खुश रहिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई को अपनी जारी रखिए। जैसा आपको पता है कि 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है आपका 21 22 23 सितंबर को। ठीक है, तो तैयारी को आप अच्छी कीजिए, इसीलिए मैंने मैथ को पहले लिया है कि बाकी चीज़ें तो आप याद कर लेंगे, बट मैथ में आपको दिक्कत हो जाती है ना, तो इसीलिए मैंने मैथ को उठाया है। तो अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, बाय बाय।